एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पर। गाइस, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक है एजुकेशन एंड टीचर कि बेसिक एजुकेशन का क्या मतलब होता है और एक टीचर की क्या अहमियत है, क्या रोल होता है एजुकेशन में, टीचिंग के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, प्लस टीचर कौन कौन से रोल प्ले करता है बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम में। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए, आप जो एग्जाम देंगे उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि एक टीचर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, एक टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सेशन को समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें सेशन। चलिए, सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि आखिर एजुकेशन का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली टीचिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आज महात्मा गांधी के कोट के साथ, जो कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर दिया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर का कोट पढ़ाया था, सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या बताइए, ये कोट किस पर्सनालिटी ने दिया था, ठीक है। चलिए, तो कोट है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इसमें गांधी जी ने क्या बोला कि एजुकेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन, या तो कोई बच्चा या फिर कोई आदमी, मतलब ह्यूमन बीइंग, औरत, कोई भी, उनके अंदर से सबसे बेस्ट चीज निकालना वो एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। उनकी माइंड में सबसे बेस्ट थॉट्स क्या होंगे, उनकी स्पिरिट में सबसे बेस्ट बात क्या होगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का मेन मुद्दा होता है। तो गांधी जी ने तो बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर जोर दिया था और गांधी जी ने ही बच्चों बेसिक एजुकेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था कि हर पर्सन को कम से कम बेसिक एजुकेशन तो मिलने ही चाहिए, जिसकी वजह से वो इलिटरेट ना कहलाए। अपने जो आम जीवन में जितने जहाँ पर भी आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है वहाँ पर वो उन चीज़ों को सही से कर सके, ठीक है। तो गांधी जी की एजुकेशन की डेफिनेशन से क्या निकल के आया कि एजुकेशन के थ्रू हम किसी भी पर्सन के अंदर जो भी उसकी खासियत है या उसके अंदर जितना भी बेस्ट उसके अंदर दबा हुआ है ना, वो चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब एक और जो है हम साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, उन्होंने भी एजुकेशन के बारे में जो है अपने एक थिंकिंग रखी थी बच्चों, वो है जॉन डुए। जॉन डुए आपको पता होगा, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि जॉन डुए कौन है। इन्होंने बच्चों प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया था हमें, इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज लाइफ इटसेल्फ। इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि हम सोसाइटी में रह के आपस में एक दूसरे से मिल के हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। एजुकेशन ही ग्रोथ है, यानी किसी भी पर्सन के अंदर जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका कारण उसके पीछे एजुकेशन होता है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि लाइफ के लिए तैयार करना, एजुकेशन का मतलब खुद ही लाइफ है। तो आप देखो एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम सब की लाइफ में। एजुकेशन के बलबूते पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो चाहे वो बन सकते हैं। एजुकेशन के बलबूते पे आप टीचर बन गए, एजुकेशन के बलबूते पर आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपको अगर एजुकेशन है, लिटरेसी है, आपको हर प्रकार की सही नॉलेज है, तो आप अपनी इस सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको मतलब समझ आ गया होगा कि एजुकेशन के अंदर कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ के नॉलेज ले लेना, आंसर्स याद कर लेना, फैक्ट्स मेमोराइज करना एजुकेशन नहीं कहलाती है, ये बहुत ही ऊपर है इससे। अब जो एजुकेटेड मैन आर एज मच सुपीरियर टू द अनएजुकेटेड एज द लिविंग आर टू डेड। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो एजुकेटेड मैन होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा ऊपर होते हैं जो एजुकेटेड नहीं है। कैसे? जैसे एक मरा हुआ इंसान और एक जिंदा इंसान में जो अंतर है ना, सेम वही अंतर होता है एक एजुकेटेड में और एक अनएजुकेटेड में, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब एजुकेशन की वजह से हमारी पूरी लाइफ पर असर पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। और एजुकेशन की वजह से ही एक बच्चा सोसाइटी के अंदर रहना सीखता है, किस तरीके से सोसाइटी में घुलना मिलना है। अब क्या हम कई बार क्या कहते हैं,
सपोज हमने देखा कोई बहुत मतलब मेसी तरीके से है, उसको कुछ एटिकेट्स नहीं है, कुछ खाने के सलीके नहीं पता, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये देखो कैसा गवार सा लग रहा है। हमें बोलना नहीं चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, शायद पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब कैसा गवार सा, इसको कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ आता जाता ही नहीं है। तो देखो एजुकेशन ना होना ना सीधा गवार पने से रिलेट करता है। तो इसलिए एजुकेशन की वजह से एक पर्सन सोसाइटी में इजीली फिट हो सकता है। ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। अब ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है कि एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ज्यादातर ना इन दोनों के मतलब को सेम समझ लिया जाता है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बच्चों निर्देश का सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना। जैसे कि सपोज मैंने आपको बता दिया कि जो ताजमहल है वो आगरा में है, जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया है, जो ताजमहल है उसे मुमताज महल की याद में बनाया है। ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई वो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, मैंने आपको निर्देश दिए हैं, मैंने आपको चीजें समझाई नहीं है, आपको मैंने चीजों से रिलेट नहीं कराया। बस बेसिक मैंने क्या करा, बस आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन है वो एजुकेशन के मुकाबले एक छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीजों को, नॉलेज को देना इसके अंदर आता है, बाकी इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ भी नहीं आता है। बल्कि जो एजुकेशन है उसके अंदर आप नॉलेज भी बच्चों को देते हैं, उसके अंदर आप बच्चों को एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के साथ मिलजुल के रहना भी सिखाते हैं। आप बच्चों को सोसाइटी यानी कि समाज में कैसे अडेप्ट करना है, समाज के हिसाब से कैसे आपको रहना है, एजुकेशन आपको वो चीज सिखाता है। तो बेसिकली एजुकेशन क्या हुआ बच्चों, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन के मुकाबले। क्लियर है ये बात है? चलिए अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या चीज है। हमने पहले क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पास हुई, लेकिन एजुकेशन यानी कि शिक्षा में क्या क्या होता है, शिक्षा की वजह से किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक उसका स्वास्थ्य बोल लिया, वे मानसिक उसका विकास बोल लो, वो भी होता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि सामाजिक विकास भी होता है एजुकेशन की वजह से। आइडेंटिटी डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि कोई पर्सन, कोई इंसान अपनी पहचान बना पाता है शिक्षा के कारण। अब देखो आप शिक्षा ले रहे हो, आपको पता है आपको टीचर बनना है, तो इसलिए आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, आपकी एक आइडेंटिटी डेवलप होगी कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन के वजह से ही आपका एकेडमिक्स डेवलप होता है। अब एकेडमिक्स तो जब भी डेवलप होगा क्योंकि ये देखो एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन की वजह से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव यानी कि जो आप जहाँ बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे भी बुद्धि मेंटल रिलेटेड जो चीजें आती हैं, जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करा जाए, वो होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और एजुकेशन की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी डेवलप होती है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं इसके थ्रू कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, क्या हेल्दी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, सब चीज़ें एजुकेशन के अंदर ही आती हैं। तो आपने क्या देखा, एजुकेशन में क्या हुआ, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ, यानी कि चारों तरफ से आपका डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है, विकास ही विकास हो रहा है एजुकेशन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों टीचर के बारे में। एजुकेशन के बारे में हमें जो पढ़ना था वो यही था कि बेसिक इसका मतलब क्या होता है और इंस्ट्रक्शन के बीच में और एजुकेशन के बीच में क्या अंतर होता है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चीज पे, टीचर के बारे में। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे आपके बारे में पढ़ेंगे, आप यानी कि जो आप सब भावी टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम आप सबके बारे में पढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक टीचर की आखिर क्वालिटीज क्या होती हैं, कैसे कोई एक बेहतरीन एकदम लाजवाब टीचर कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि नहीं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकती हूँ, तो मैं इफेक्टिव टीचिंग यानी कि बेहतर तरीके से आपको पढ़ा नहीं सकूंगी। क्योंकि देखो सबसे पहले ना, अगर मेरे फेस पे आपको थोड़ा सा भी डाउट दिख रहा है या थोड़ा सा भी आपको नर्वसनेस दिख रही है ना, तो इससे पता चलता है कि टीचर के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है, कहीं ना कहीं टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगर टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से चीजें नहीं सिखा सकता। तो सबसे पहले एक टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मास्टरी, यानी कि विषय में महारत होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आज आपको पढ़ाया है कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, मैं तो कहीं ना कहीं उसमें लैग कर जाऊंगी, मैं पीछे रह जाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस हो और जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपको मास्टरी होनी चाहिए, यानी कि विषय आपको अपना पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए। तीसरा है पेशेंस। एक टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको हर प्रकार के बच्चे मिलेंगे। जैसे एक कोई बच्चा है वो 10 बार एक ही सवाल पूछ रहा है, एक बच्चा है जिसको हमने 10 बार समझा दिया फिर भी चीज़ें समझ नहीं आई, एक बच्चा है जो बार बार नॉइस क्रिएट कर रहा है। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एकदम से गुस्सा आ गया ना तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। हमेशा आपको पेशेंस रहना है, यानी कि धीरज रखना है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि उपाय कुशलता। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए जैसे आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं। आप क्यों पूछते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे जो परेशानी है ना इसका आंसर मेरी टीचर के पास जरूर होगा। तो यही होता है रिसोर्सफुलनेस, कि आपके पास ना हर एक रिसोर्स होना चाहिए, आपकी बच्चों की समस्याओं के हर एक समाधान आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरी लाइफ में वो कोई भी प्रॉब्लम है ना, मेरी टीचर के पास उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। इसी को हम बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस। ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको बच्चे के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब देखो हमने टीचिंग आपके जो एग्जाम है उसमें हमने साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्यों, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो हमें किस तरीके से उसको देखना है, हमें बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बच्चे का इंटरेस्ट यानी कि रुचि डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसलिए आपको चाइल्ड की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बच्चे के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और फिर वही सारी चीज़ें आप आगे जाकर अपनी क्लास में अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ एजुकेशन। आपको अलग अलग मेथड आने चाहिए। हम मेथड्स पढ़ेंगे अभी 2-3 क्लास के बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में भी। जैसे कि आपको लेक्चर मेथड इस्तेमाल करके पढ़ाना है, आपको डिस्कशन मेथड इस्तेमाल करना है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करना है। कौन से टॉपिक को पढ़ाने के लिए उस टाइम पर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सके। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब आपने बढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है, चलिए आपने समझा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इवैल्यूएट किस तरह करना है, आपको किस किस प्रकार के टेस्ट लेने चाहिए, आपको कहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, कहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, कहाँ पर आपको बच्चों को ग्रेड देने हैं, कहाँ पर आपको बच्चों को मार्क्स देने हैं, तो क्या हुआ, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप एंड में यही नहीं पता लगा पाओगे बच्चे को आया कितना। अब बच्चे को आया कितना इसलिए तो मैं आपके टेस्ट लेती हूँ ना हर हफ्ते, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। टेस्ट से याद है, हमने आपके लिए एक नया और चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, हमने टेलीग्राम पे भी हम आ गए हैं, वहाँ पर भी हमने छोटे छोटे क्विज खेलने स्टार्ट कर दिया, ताकि बेसिक क्या आपको हम इवेल्युएट करते रहें। तो ठीक है, टीचर को इवैल्यूएशन सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो करेंगे थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं टीचर की, ये तो फिर भी कुछ ही होंगी। एक टीचर जो है बहुत सारी क्वालिटीज से भरा होता है, जब भी इसको एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। अगला है कि आपको बच्चे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है हर एक बच्चा अलग है,
हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको उस टाइम पे यही नहीं पता कि बच्चे की नीड के हिसाब से क्या चीज़ करनी सही है, आप बच्चे को ही बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, तो आप अच्छे टीचर साबित नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज, कि आप एज अ टीचर आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने पूरे बच्चों के ग्रुप को लीड कर सके। क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो कहीं ना कहीं सारा दायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है अपने ग्रुप की, उनको लेकर चलना, उनको सारी चीजें समझाना, वह जहाँ पर भी गलत हो रहे हैं वहां पर उनको बताना। तो एक टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचर जो है फ्रेंडली भी होना चाहिए। हमेशा रूड स्ट्रिक्ट ऐसा मुंह फुलाए हुआ टीचर तो चलेगा नहीं ना, यानी कि टीचर को फ्रेंडली होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम जो है खुल के आपके साथ डिस्कस कर सके। सिर्फ और सिर्फ डर उनके मन में आपके लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, यानी कि दृढ़ता। इसका मतलब होता है बार बार समझाना। आपको बच्चे को बार बार चीजों को समझाना आना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया, एक बच्चा है 10 बार आके भी सेम डाउट पूछेगा, तो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि 10 बार उसने पूछा है तो 10 बार मुझे उसके डाउट क्लियर करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि चिंतनशील सोच। आपको अलग अलग तरीके सोचने हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं। मतलब आपको माइंड अपना ना ओपन रखना है, नई नई चीजें आपको सोचती रहनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। आपको एक ऐसा करिकुलम को फॉलो करना है जो कि बाल केंद्रित हो, जहाँ पर जो सेंटर है वो चाइल्ड हो। यानी कि आपको अपनी क्लास में जो भी चीज़ें एक्टिविटीज प्लान करनी है, मेथड प्लान करना है, आपको इवेल्युएशन प्लान करना है, हर एक चीज़ आपको बच्चे को ध्यान में रखकर ही प्लान करना है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि आपको कक्षा को अच्छे से प्रबंध करना आना चाहिए। किस तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, किस तरीके से आपका टाइम टेबल फिक्स होगा, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से बच्चे बैठेंगे, क्या कभी रोटेशन सिस्टम होगा क्लास में, क्या कभी जो है बच्चे भी सामने आकर पढ़ाएंगे। तो मतलब पूरा एक तरीके से क्लास को मैनेज करना आपको आना चाहिए। किस तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन आप सिखाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि आपको जो है पाठ्य सहगामी गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए। अब को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है, मैंने एक क्लास में पढ़ाया था कि 2 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है स्कोलास्टिक, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एक होती है स्कोलास्टिक जिन्हें हम बोलते हैं करिकुलर, दूसरा नाम है ये इसका। एक होती है को स्कोलास्टिक जिन्हें हम बोलते हैं को करिकुलर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, जो आपने मैथ पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी, जीके पढ़ी, वो सब आ गया इसमें। को स्कोलास्टिक जो आपने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा, आपने पोट्री करनी सीखी यानी कि पॉट बनाना सीखा, आपने गेम सीखे, आपने रंगोली बनाई, आपने क्लास को डेकोरेट किया, आपने सपोज जो भी बाकी एक्टिविटीज आती है वोकेशनल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती है बच्चों के बाकी डेवलपमेंट के लिए होती है, वो कहलाती हैं को स्कोलास्टिक या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज। तो एज अ टीचर आपको इन सब एक्टिविटीज की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि खाली पढ़ाना ही आजकल एजुकेशन का मतलब नहीं रह गया। आपको बच्चे को हर एक फील्ड में जो है डेवलप कराना है। ठीक है, क्लियर है। ये सारी थी कि एज अ फ्यूचर टीचर आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वालिटीज से रिलेटेड भी, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से अब हम पढ़ेंगे कि एक टीचर के क्या क्या रोल होते हैं, कौन कौन सी भूमिका एक शिक्षक निभाता है। ठीक है, हम शिक्षक की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक शिक्षक यानी टीचर की भूमिका एक टीचर की ही होती है। यानी कि टीचर का काम क्या है बेसिकली, कि अपने बच्चों को वो इंस्पायर करे, अपने बच्चों को वो प्रेरणा दे, बच्चों को सिखाए कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से ड्रेस करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो हमेशा अपने टीचर को देख के सीखता है। जिस तरीके से आप बात करेंगे उसी तरीके से आपके बच्चे बात करेंगे, जिस तरीके से आप ड्रेसिंग सेंस करेंगे उसी तरीके से बच्चे कहीं ना कहीं आपसे सीखेंगे ही सीखेंगे। और टीचर का बेसिक यहाँ पे सबसे जो पहला काम होता है वो बच्चों को नॉलेज देना होता है।
अगर आप एज अ टीचर बच्चों को नॉलेज ही नहीं दे पा रहे तो आप टीचर हैं ही नहीं, ठीक है। ये चीज समझ लेना, बच्चों को नॉलेज देना टीचर का सबसे अहम रोल होता है, बाकी उसके बाद सारी चीजें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर यानी कि सहायक के रूप में होता है एक टीचर। एक टीचर का दूसरा मकसद क्या होता है कि वो अपने बच्चे को हर जगह पे गाइड करे, यानी कि हमेशा हाथ पकड़ के नहीं चलवाना है उसको। बच्चा खुद चल रहा है, आप उसे पीछे से देखो। आपने एक्टिविटी करने के लिए दे दी, चलो भाई एक्टिविटी करो ये वाली, आप बस देखोगे कि कौन सा बच्चा सही से कर रहा है, फिर कौन बच्चा गलत कर रहा है। आप उनको ऑब्जर्व करोगे, खुद बच्चों को चीजें करने देंगे। तो यहाँ पर आप एज अ फैसिलिटेटर यानी कि सहायक का रोल प्ले करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है एज अ लीडर। एज अ लीडर मैं आपको अभी बताया था कि एक टीचर के अंदर जो है बच्चे वो लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का काम होता है हमेशा अपने बच्चों को लीड करके चलना, उनको जो है हर चीज के बारे में बताना समझाना, ये टीचर का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ रिसोर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास ना हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए, या फिर किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है उसके रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आज आपको अगर ईवीएस में पढ़ाना है, सपोज मान लीजिए फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ओरिजिनल फ्लावर्स लाके बच्चों को उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा सकती हूँ, या फिर आपके पास आपके हर बच्चे के क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इसलिए टीचर को एज अ रिसोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक सेकेंड। नेक्स्ट है एज अ लर्नर। ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो टीचर है वो हमेशा एक लर्नर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज आपने कभी कोई गलती कर दी तो बच्चे ने अगर आपको समझाया तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं ही सही हूँ तुम ही गलत हो। आपकी सीखने की एज कभी कम नहीं होती, हमेशा आपके लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है। 2 साल बाद कुछ नई चीजें आएंगी, फिर 2 साल बाद और कुछ नई चीजें आ जाएंगी, तो आपको हमेशा एज अ लर्नर भी बन के रहना है, नई नई चीजें आपको सीखते रहना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि टीचर के रोल में, वो होता है एक मैनेजर का। अब आपने क्या देखा होगा, ऑफिस में जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉयज पर नजर भी रखते हैं, उनके लिए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते हैं, उनको सब चीजें बताते हैं कि किस तरीके से कैसे काम होगा। सेम इसी तरीके से टीचर का भी काम होता है। टीचर जो है प्लान भी करता है कि किस तरीके से सारी एक्टिविटीज करानी है, फिर उन एक्टिविटीज को भी कराता है, फिर उसके बाद जो है आसपास में जो चीजें हैं उन्हें भी अरेंज करता है कि एक्टिविटीज कराने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, बच्चों की देख रेख भी करता है, फिर इसके बाद उनमें क्या कमियां आई हैं वो भी देखता है, फिर उसके बाद उनकी कमियों को सुधारने के लिए क्या करना है वो भी देखता है। तो टीचर का आप देखो रोल कितना बड़ा है, वो एक तरीके से एक मैनेजर है। एक मैनेजर क्या होता है, सपोज आप गए उसमें पैसिफिक में गए, पैसिफिक के एक फ्लोर का जो मैनेजर है वो हर एक शॉप का ध्यान रखेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। सेम इसी तरीके से टीचर है, वो हर एक बच्चे को मैनेज करेगा, उसके लिए जितना भी करना जरूरी है एज अ टीचर वो करेगा। क्लियर है यहाँ तक कि टीचर का रोल एज अ मैनेजर भी होता है। ये थे आपके रोल एज अ टीचर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग, कि अच्छी शिक्षा के क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, पढ़े हैं यहाँ पे। अभी अगर यहाँ तक जितना भी पढ़ाया है तो कमेंट में करेंगे यस मैम, ठीक है। करा करो, मैं चीजें बोलती हूँ ना वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही टाइम पास के लिए, आप करा करो, इससे आपका और मेरा इंटरेक्शन बढ़ता है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। लेकिन 1-2 बच्चों के अलावा कोई नहीं मानता मेरी बात। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, कि एज अ टीचर आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है बेसिकली, ठीक है, जिससे आपकी टीचिंग जो है बहुत बेहतर बन पाएगी। तो सबसे पहला है कि आपको बच्चों के साथ ना एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना है। जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया था ना कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली होना है, तो आपको बच्चों के साथ एक फेमिलियर बॉन्ड बनाना है, ताकि जो बच्चे हैं वो इजीली आपके पास आ सके आपके साथ चीजें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको बच्चे के लिए एक्टिविटीज प्लान करनी है अलग अलग, ताकि जिसमें बच्चे जब एक साथ मिलकर खेलेंगे तो वो कोलैबोरेशन सीख सके, यानी कि सहयोग की भावना उनके अंदर आ सके कि मिलजुल कर कैसे काम करा जा सकता है। इससे उनके बीच में जो है ब्रदरहुड, भाईचारा भी बढ़ता है। नेक्स्ट है कि जब भी आपको लगे कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो पूरी होगी, आपको फीडबैक देना है। कोई एक्टिविटी हो गई तो आप फीडबैक देंगे, कोई बच्चे ने टेस्ट किया तो आप फीडबैक देंगे, बच्चे ने कोई जो है सपोज कोई भी असाइनमेंट पूरा किया तो आप फीडबैक देंगे। आपको हर टाइम पे बच्चे को फीडबैक देना है,
आप फीडबैक क्यों देते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है बच्चे को कि क्या उसकी लर्निंग में कोई कमी रह गई या फिर किस तरीके से वो अपने उन चीज़ों को सुधार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको बच्चे के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ सके, वहाँ पर उसका अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो सके। यानी कि यहाँ पर तो मशीनों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर डैब डैब की आवाज़ आ रही है, और बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपको एक बहुत ही इंटरेस्ट वाला एनवायरनमेंट बना के रखना है। नेक्स्ट ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट मैटर में आपको जो है मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपको प्लेवे मेथड का भी इस्तेमाल करना है। प्लेवे मेथड आपको मैंने पढ़ाया था कि ये फोरबेल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों? फोरबेल द्वारा। इनमें बोला था कि जो प्लेवे मेथड है ना, इसकी वजह से बच्चा बहुत ही आसानी से सीख लेता है। अब आप सब क्या है, आप सब एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों से डील करेंगे, जहाँ पर बच्चा खेल के वजह से ना बहुत अच्छे से सीख लेता है। अब सपोज मान लो आपको बच्चों को ना कॉन्सेप्ट सिखाना है, एक गेम होती थी, ठीक है, मुझे याद है, हम उसे बोलते थे फायर इन द माउंटेन रन रन रन। ये गेम हो गया, हमने बच्चों को खिलाया फायर इन द माउंटेन रन रन रन, नाउ स्टॉप। तो बच्चे क्या है, स्टॉप होना सीख जाएंगे। फिर बोलेंगे नाउ मेक अ पेयर ऑफ 2, तो बच्चे जो है 2 का पेयर बना लेंगे। तो मतलब इस तरीके से बच्चों को हम खेलने के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ा सकते हैं। तो एज अ टीचर आपको प्लेवे मेथड का जहाँ पर आपको लगता है इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपको हर एक स्टेज पे बच्चे को मोटिवेट करना है, यानी प्रेरित करना है कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर आप बच्चे को कहीं भी डीमोटिवेट करेंगे तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा। एज अ टीचर सबसे पहले आपको मोटिवेट करना है कि नहीं, यू कैन डू इट। इसके बाद नेक्स्ट कि आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी कि व्यक्तिगत अंतर को जो है ध्यान में रखा जाए। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि हर बच्चे में अंतर होता है, हर बच्चे की नीड्स अलग है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग है। तो आपको सबके हिसाब से ध्यान में रख के आपको एक्टिविटीज को प्लान करना है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आपको ना इस तरीके से सिखाना है कि बच्चा जो है अपनी पास्ट नॉलेज से रिलेट कर सके। ये चीज़ मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि आपको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है कि वो अपनी पास्ट नॉलेज का इस्तेमाल कर सके प्रेजेंट नॉलेज में। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको बार बार जो है उसका अभ्यास कराना है। अब मैं आपको क्या बोलती हूँ, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना जो है आपका मोटिव नहीं है। चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट पक्के करोगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें फिक्स रहेंगी। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, यानी कि समूह गतिकी का सिद्धांत। आपको बच्चों के ना ग्रुप्स भी बनाने हैं, ग्रुप लर्निंग कराने, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी बच्चा ग्रुप में रह के सीखता है ना, वो कोलैबोरेशन सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, नहीं सहयोग सीखता है, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा सीखता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आपको ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जहां से बच्चों की क्रिएटिविटी, यानी जो रचनात्मक चीजें हैं बच्चों की, वो उभर के आ सके। हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दबी होती है, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सके। ठीक है, एंड में जो सबसे मतलब इन सब चीज़ों का जो निचोड़ है, ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होए। आपको सिर्फ पर्टिकुलर ये नहीं कि आपने पूरे साल बस और बस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कराई, नहीं, कभी मेंटल डेवलपमेंट की कराओ, कभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कराओ, कभी इमोशनल डेवलपमेंट की कराओ, कभी फिजिकल डेवलपमेंट की कराओ। मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी आपको एज अ टीचर अपनी क्लास में प्लान करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज आपको मैंने देखो एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के डिफरेंस के बारे में पढ़ाया, टीचर के बारे में पढ़ाया कि टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बाद एक टीचर की क्या भूमिका होती है, देन टीचिंग किस तरीके से बेहतर बनती है, आपको टीचिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सारे कॉन्सेप्ट आई होप सो कि आपके क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में। कई बार एग्जाम्पल के थ्रू बन के आ जाते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे दिए, फिर आपको बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके सारे सही हैं। तो इस तरीके का पेपर लास्ट टाइम आया था, तो बच्चे ना यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एज यूजुअल जो हमारा रिचुअल है, हम
खेलेंगे छोटा सा क्विज राउंड, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप सब करेंगे उनके आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि बच्चे का एजुकेशन में या फिर पढ़ने में आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे एज अ टीचर। ठीक है, ए ऑप्शन की आप हार्डशिप यानी कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा देंगे बच्चे के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आप टास्क उनके लिए प्लान करेंगे। दूसरा है कि आप बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल सिंपल कर देंगे, बहुत ही मतलब इजी आसान कर देंगे, ताकि बच्चे को कहीं भी इंटरेस्ट मतलब उसका टूटेगा ही नहीं। जब उसे सारी चीज़ें आती होंगी तो उसके लिए सब कुछ ईजी होगा। या फिर आप एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बना देंगे, ठीक है, बाल केंद्रित बना देंगे। या फिर अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी एक टीचर की क्वालिटीज यानी कि उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कि टीचर जो है वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से उसको भाषाओं का मतलब आचार विचार प्रदान करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीचर के अंदर प्रिजर्वेंस होना चाहिए, यानी कि दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन सी कि टीचर के अंदर जो है अपने सब्जेक्ट मैटर की मास्टरी होनी चाहिए, यानी अपना जो पढ़ा रहा है विषय उसका उसे गहन अध्ययन होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन का एम क्या है, उसका मकसद क्या है। ऑप्शन ए वेल्थ प्रोवाइड करना, कि मतलब जो भी पढ़ रहा है आगे जाके वो बहुत अमीर बन जाए। ऑप्शन बी कैरेक्टर डेवलप करना बच्चे का। ऑप्शन सी सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना। या फिर ऑप्शन डी ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एज अ टीचर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ए ऑप्शन कि क्लास में आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन कि आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है क्लास में। देन सी ऑप्शन कि आप बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको रिमूव करेंगे। या फिर डी ऑप्शन कि आप एक गुड ऑरेटर यानी कि गुड कम्युनिकेटर आप होने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है जो कि हमेशा आपकी क्लास में लेट आता है, तो आप क्या करेंगे। आप उसको पनिशमेंट देंगे, आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, आप उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, या फिर आप उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप इन पांचों क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे क्लास देखते हैं हर एक बच्चे को आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर आज का सेशन आपका यहीं तक था। आई होप सो कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया, सब क्लियर है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि हम फ्री में जो है PRT के जो कोर्स है उसको प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप नए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।